हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPCG 175 यानी जीवन यापन के लिए मनोविज्ञान। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और इजीली असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, नोट्स को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी अपने एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर और नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपको वहाँ पे सभी क्लासेस के लिंक मिलते हैं और साथ ही सभी कोर्सेज के फ्री PDF नोट्स भी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पेपर कोड BPCG 175 यानी जीवन यापन के लिए मनोविज्ञान। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। यानी आपका जो व्यक्तित्व विकास है इसको प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं वो बताने हैं हमें, वो जानेंगे आज। और व्यक्तित्व के किन्हीं 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी पर्सनालिटी, आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, इनको आज जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि व्यक्तित्व के लिए आपके कौन से ऐसे 3 सिद्धांत हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि आपके व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, व्यवहार और आदतों का समग्र रूप होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है और इसके विकास पर कई कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। यानी व्यक्तित्व क्या है आपका, हर व्यक्ति जो है वो अपनी विचारों, भावनाओं और व्यवहारों और आदतों का आपका जो होता है समग्र रूप, वो ही आपका व्यक्तित्व कहलाता है। और हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो भी अलग होता है। इसके विकास पर कई ऐसे कारक हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से कारक है ये जानते हैं। तो सबसे पहला कारक आपका कौन सा है, वंशानुगत कारक, जिसको हम हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें वंशानुगत कारक की, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्तित्व का जो कुछ हिस्सा होता है वो जन्म से ही मिलता है, जैसे आपका शरीर की बनावट, रंग, बुद्धि आदि। माता पिता से मिलने वाले गुण व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा आपको जन्म से ही मिलता है, यानी वो किस में आएगा, आपका वंशानुगत कारक में आएगा, हेरिडिटी से संबंधित है। जैसे शरीर की बनावट, रंग, बुद्धि, ये सब आपको माता पिता से मिल रहे हैं, ठीक है, वंशानुगत है। और माता पिता से मिलने वाले जितने भी आपके गुण होते हैं उससे क्या होता है, आपका जो स्वभाव होता है यानी आपका जो नेचर होता है, जो आपका बिहेवियर होता है यानी कि आपका व्यवहार, वो सब आप उसको प्रभावित करते हैं। जो भी आपके माता पिता से गुण मिलते हैं वो व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा कारक है यहाँ पे वो है पारिवारिक वातावरण, यानी आपका जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है कैसा है। तो परिवार की जो यहाँ पे भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। माता पिता का व्यवहार, परिवार का माहौल, संस्कार और शिक्षा व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को निर्धारित करती है। यानी परिवार जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी जो फैमिली की जो रोल होता है, फैमिली का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके माता पिता का व्यवहार शामिल होता है, परिवार का माहौल शामिल होता है, परिवार से मिलने वाले आपको संस्कार शामिल होते हैं और फिर इसके साथ साथ जो आपकी शिक्षा होती है वो आपकी सोचने और व्यवहार करने के तरीके को भी क्या करती है, निर्धारित करती है। तो ये था आपका पारिवारिक वातावरण। अब हम बात करते हैं तीसरे कारक की, जो है आपका सामाजिक वातावरण, यानी आपका सोशल एनवायरनमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो समाज यानी सोसाइटी, मित्र, स्कूल और आसपास के लोग
भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अच्छा सामाजिक वातावरण व्यक्ति को सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाता है। यानी सामाजिक वातावरण की बात करें तो इसके अंदर आपकी समाज में रहने वाले जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। मित्र, स्कूल, ये सब क्या कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। और अच्छा सामाजिक वातावरण व्यक्ति को एक सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाता है, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा कारक। अब हम बात करते हैं चौथे कारक की, जो है आपका शिक्षा और अनुभव, यानी आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस। अगर हम इसकी बात करें तो शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान और सोच को विकसित करती है। जीवन के अनुभव, सफलता और असफलता भी व्यक्ति को मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। यानी इसमें जो आपकी एजुकेशन है उसका रोल क्या है आपके व्यक्तित्व के विकास को करने में। तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान को विकसित करती है, ठीक है, नॉलेज को डेवलप करती है, आपकी सोच को विकसित करती है। और जो आपके जीवन के जो अनुभव होते हैं, जो आपकी सफलता होती है, जो आपकी असफलता होती है, इसके अनुसार वो व्यक्ति को मजबूत भी बनाती है और मैच्योर यानी कि परिपक्व भी बनाती है। तो ये था आपका चौथा कारक। अब हम बात करते हैं पांचवें कारक की, जो है आपका संस्कृति और परंपराएं, यानी आपका कल्चर और रिचुअल। जिस संस्कृति में व्यक्ति रहता है उसके मूल्य और परंपराएं भी उसके व्यक्तित्व को क्या करती हैं, आकार देती हैं। जैसे आपका भाषा हो गई, रीति रिवाज हो गए और जीवन शैली हो गई। यानी जैसी संस्कृति में, जैसे कल्चर में आप रहते हैं और जिस कल्चर को आप सीखते हैं, उनके वहाँ के मूल्य सीखते हैं, परंपराएं सीखते हैं, यानी आपकी वैल्यूज और रिचुअल्स को जब आप सीखते हैं तो इससे भी आपका जो पर्सनालिटी है, इससे भी जो आपका व्यक्तित्व है उसको एक शेप मिलती है, उसको एक आकार मिलता है, जिसमें आपकी भाषा शामिल होती है, रीति रिवाज शामिल होते हैं और साथ में आपके जीवन शैली जो होती है वो शामिल होती है। तो अब हम बात करते हैं आपके इसके सिद्धांतों की। जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। तो व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, इन्हें समझते हैं। व्यक्तित्व को समझने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। यहाँ तीन प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यानी आपके जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, इसको प्रभावित करने वाले आपके बहुत अलग अलग सिद्धांत यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग आपके सिद्धांत दिए हैं, लेकिन आज हम तीन मेन जो आपके सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड द्वारा दिया गया था। उनके अनुसार व्यक्तित्व तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला आपका है इड। इड में क्या होता है, इन्होंने क्या बताया कि ये हमारी इच्छाओं को और जरूरतों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है ईगो। ये हमारी वास्तविकता के अनुसार हमें निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है। सुपर ईगो हमारी नैतिकता और सही गलत का जो हमें ज्ञान होता है वो ये देता है। तो फ्रॉयड के अनुसार व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इन तीनों के संतुलन पर निर्भर करता है। यानी अगर फ्रॉयड के अनुसार क्या है कि जो इन्होंने तीन जो आपके संतुलन बताए हैं, इसी पे ही आपका व्यवहार जो है निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जो है आपका गुण सिद्धांत। अगर हम गुण सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व कुछ स्थायी गुणों से मिलकर बना होता है, जैसे आपका ईमानदारी, आत्मविश्वास, मिलनसारिता आदि। हर व्यक्ति में ये गुण अलग अलग स्तर पर होते हैं, जिससे उसका व्यक्तित्व अलग बनता है। ये सिद्धांत व्यक्तित्व को मापने और समझने में भी आपकी मदद करता है। यानी गुण सिद्धांत में आप क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग आपको गुण देखने को मिलते हैं और आपके जो पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, इसके अंदर आपको कुछ ऐसे स्थायी गुण देखने को मिलते हैं जिसमें आपका ईमानदारी, आत्मविश्वास और मिलनसारिता जो है वो शामिल होता है। तो हर व्यक्ति में गुण भी अलग अलग होंगे, अलग अलग स्तर पे होते हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व होगा, जो पर्सनालिटी होगी, वो भी अलग अलग होगी। तो ये सिद्धांत हमें ये मापने में मदद करता है, ये मेजर करने में मदद करता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। ठीक है, ये व्यक्तित्व को मापने और समझने में भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, जो है आपका मानवतावादी सिद्धांत। अगर हम मानवतावादी सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत अब्राहम
मैस्लो और कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार हर व्यक्ति में अपनी क्षमताओं को विकसित करने की इच्छा होती है। मैस्लो ने आवश्यकताओं का एक क्रम बताया है। वो क्या क्रम है? सबसे पहली आवश्यकता आपकी कौन सी आएगी? शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। उसके बाद है आपकी सुरक्षा, फिर है प्रेम और संबंध, तीसरा है सम्मान और चौथा जो है आपका आत्म साक्षात्कार, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है। तो यहाँ पे जो आपके अब्राहम मैस्लो है और आपके जो कार्ल रोजर्स है, इनके द्वारा इस सिद्धांत में ये बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करता है? अपने व्यक्तित्व का लक्ष्यों को प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास वो करता है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। तो व्यक्तित्व विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। व्यक्तित्व विकास क्या है? आपकी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिस पर आपका वंशानुगत, पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न सिद्धांत हमें समझने में मदद करते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे बनता है, वह कैसे विकसित होता है और सही मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण से व्यक्तित्व का समुचित विकास ही संभव है। यानी निष्कर्ष क्या कहता है कि जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का जो विकास है, वो कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है और इसको प्रभावित करने वाले आपके कारक जो हैं वो है वंशानुगत कारक, पारिवारिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इन सभी का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है और विभिन्न सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वो कैसे बनता है, कैसे विकसित होता है और अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वो सकारात्मक वातावरण से अपने व्यक्तित्व का एक समुचित विकास कर सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका भोजन संबंधी विकारों के लक्षण, प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। अब हम जानेंगे कि भोजन संबंधित आपके कौन से ऐसे विकार होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं और उसका उपचार किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो भोजन संबंधी विकार ऐसे मानसिक और शारीरिक रोग होते हैं जिसमें व्यक्ति का खाने पीने का व्यवहार असामान्य हो जाता है। ये केवल भोजन से जुड़ी समस्या नहीं होती बल्कि इसमें आपके भावनात्मक और मानसिक कारण भी शामिल होते हैं। ये विकार अधिकतर किशोरों और युवाओं में देखे जाते हैं। यानी भोजन से संबंधी विकार यहाँ पे क्या है कि आपके कुछ ऐसे मानसिक और शारीरिक रोग होते हैं जिसमें आपका जो खाने पीने का जो व्यवहार होता है वो असामान्य रूप से हो जाता है, ठीक है, बदल जाता है। या हम कह सकते हैं कि आपका जो खाने पीने का जो तरीका है, जो व्यवहार है वो बदल जाता है। ये सिर्फ आपकी भोजन से जुड़ी समस्या नहीं होती बल्कि आप इसमें अपने भावनात्मक और मानसिक कारण भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। और ये विकार अधिकतर हमें किशोरों में और युवाओं में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके भोजन से संबंधित जो विकार है उसके लक्षण कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। तो अगर हम बात करें भोजन विकारों के कुछ सामान्य लक्षणों की तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला लक्षण है खाने की आदतों में बदलाव, बहुत कम या बहुत अधिक खाना, इससे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका वजन को लेके अत्यधिक चिंता, बार बार वजन नापना या शरीर के बारे में असंतोष। उसके बाद है भोजन से बचना, खाने से डरना या खाना छुपाना। फिर है अत्यधिक व्यायाम करना, यानी वजन कम करने के लिए जरूरत से ज्यादा आपकी एक्सरसाइज का करना। उसके बाद है शारीरिक लक्षण जिसमें आपकी कमजोरी, थकान, बाल झड़ना, चक्कर आना, ये सब शामिल होते हैं। फिर है आपका भावनात्मक बदलाव जिसमें आपका चिड़चिड़ापन, चिंता, अवसाद यानी कि आपका डिप्रेशन शामिल होते हैं। तो ये है आपके भोजन संबंधी कुछ विकार के लक्षण, ठीक है। भोजन से संबंधी जो आपके विकार है उसके लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन संबंधी विकारों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम भोजन संबंधी विकारों की बात करें कौन कौन से प्रकार होते हैं, मेन यहाँ पे 3 प्रकार आपको दिए गए हैं। पहला जो है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा है, यानी इसमें व्यक्ति बहुत कम खाना खाता है क्योंकि उसे मोटे होने का डर रहता है। कैसे कि व्यक्ति का वजन बहुत कम हो जाता है, अगर वो बहुत कम खाना खाएगा तो उसका वजन क्या होगा, कम हो जाएगा। खुद को मोटा समझता है जबकि वे बहुत दुबला होता है,
ठीक है? तो आपका जो पहला विकार है, क्या है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है कि इसमें व्यक्ति बहुत कम खाना खाता है और उसे मोटा मोटा होने का ना डर उसके अंदर रहता है। तो इसलिए व्यक्ति का जो वज़न होता है वो बहुत कम होता जाता है, खुद को वो मोटा समझता है जबकि वो बहुत दुबला होता है। उसके बाद है आपका दूसरा भोजन संबंधी विकार का प्रकार जो है आपका बुलिमिया नर्वोसा। अब इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें इस विकार की, तो इसके अंदर व्यक्ति जो है वो बार-बार अधिक मात्रा में खाना खाता है, फिर उसे उल्टी या अन्य तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करता है। यानी बार-बार अधिक खाना खाना, खाने के बाद अपराध बोध महसूस करना खुद को और उल्टी करना या दवाइयों का उपयोग करना। यानी इस विकार के अंदर क्या होता है, व्यक्ति बार-बार खाना खाता है और खाना खाने के बाद यानी ओवर ईटिंग अगर उसे हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है, उल्टी करके अलग-अलग तरीकों से वो खाने को बाहर निकालने की कोशिश करता है। खाने के बाद उसे एक ऐसा अपराध महसूस होता है कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो फिर वो उल्टी करता है या फिर वो दवाइयों का इसमें उपयोग करता है। तो ये था आपका बुलिमिया, आपका विकार जो आपका भोजन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अगर हम बात करें बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की, तो आपका जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें व्यक्ति बहुत अधिक खाना खाता है, लेकिन उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता। यानी ज़्यादा खाना खाने के बाद भी नियंत्रण रही नहीं रहता उसके अंदर, मोटापा बढ़ने की संभावना इसमें अधिक होती है, शर्म और दुःख की भावना भी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो ये थे आपके भोजन संबंधित विभिन्न प्रकार। अब हम बात करते हैं भोजन संबंधी विकारों के कारण, यानी आपके जो भोजन संबंधी जो विकार है, जो डिसऑर्डर है, उनके उत्पन्न होने के ऐसे कौन-कौन से कारण हैं। तो पहला जो है आपका मानसिक कारण, जिसमें आपका तनाव, अवसाद, आत्मसम्मान की कमी, ये सब शामिल होता है। दूसरा है आपका सामाजिक कारण, इसके अंदर आपका सुंदर दिखने का दबाव या फिर सोशल मीडिया का प्रभाव भी शामिल होता है। परिवार का प्रभाव, यानी परिवार में तनाव या गलत खाने-पीने की आदत इसमें शामिल होती है। फिर है आपका जैविक कारण, यानी आपका हार्मोनल असंतुलन भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है। अगर व्यक्ति के अंदर जो हार्मोनल का जो बैलेंस है यानी संतुलन है, अगर वो असंतुलित हो जाता है, हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, यानी हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो अगर होता है, तो इससे भी व्यक्ति क्या करता है, इससे भी उसके अंदर भोजन संबंधित जो विकार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन संबंधी विकारों का उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो भोजन विकारों का उपचार करते समय, ठीक है, भोजन विकारों का जो उपचार है वो समय पे करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें प्रमुख तरीके शामिल होते हैं। सबसे पहला है आपका मनोचिकित्सक, यानी काउंसलिंग और थेरेपी से व्यक्ति की सोच और व्यवहार को सुधारा जा सकता है, जिसमें आपका सीबीटी शामिल होता है, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो सीबीटी होता है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। उसके बाद है आपका औषधीय उपचार, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों से अवसाद और चिंता को कम किया जा सकता है। फिर है आपका पोषण परामर्श, यानी कि आपकी न्यूट्रिशन से संबंधित जो काउंसलिंग होती है, इसके अंदर आपको बताया जाता है कि सही आहार योजना बनाकर धीरे-धीरे सामान्य खाने-पीने की जो आदत है उसको इसके अंदर विकसित किया जाता है। फिर है आपका परिवार का सहयोग। अगर हम परिवार के सहयोग की यहाँ पे बात करें, भोजन संबंधी विकार का जो उपचार है उसमें बात करें, तो परिवार का समर्थन और समझ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होती है, ठीक है? फिर मरीज को प्यार और सकारात्मक वातावरण भी देना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। भोजन संबंधी विकार एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। समय पर पहचान और सही उपचार से इन्हें ठीक किया जा सकता है। इसलिए हमें इन लक्षणों को समझना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। यानी भोजन संबंधित जितने भी आपके डिसऑर्डर है, विकार है, ये एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर हम इसकी समय पे पहचान कर सकते हैं, ठीक है, पहचान लेते हैं अगर इसे हम समय पे, तो हम समय पे सही उपचार से इसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए इन लक्षणों को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है और ज़रूरत पड़ने पर हमें किसी विशेषज्ञ से मदद लेनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका स्वास्थ्य में मन शरीर संबंध की व्याख्या कीजिए। स्वास्थ्य को जैव मनोसामाजिक मॉडल का वर्णन कीजिए।
ठीक है? यानी आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में जो आपका मन और शरीर है, इनके बीच का संबंध क्या है ये बताना है, और जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला आपका जैव मनोसामाजिक मॉडल है, वो कौन-सा है ये भी बताना है। तो स्वास्थ्य केवल शरीर के स्वस्थ होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपका मन, सामाजिक जीवन भी शामिल होते हैं। आधुनिक समय में स्वास्थ्य को समझने के लिए मन, शरीर संबंध और जैव मनोसामाजिक मॉडल बहुत उपयोगी माने जाते हैं। ये दोनों अवधारणाएं बताती हैं कि हमारा शरीर, मन और सामाजिक वातावरण मिलके हमारे स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला क्या है आपका मन और शरीर का संबंध। मन और शरीर संबंध का अर्थ यहाँ पे है कि हमारा मन यानी विचार और भावनाएं और शरीर यानी शारीरिक अंग एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। अगर हम इसे मुख्य बिंदु से समझे, तो मुख्य बिंदु से जब हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका शरीर भी प्रभावित होता है, जैसे सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, ठीक है, यानी आपका हाई ब्लड प्रेशर। और अगर व्यक्ति खुश होता है, शांत रहता है, तो उसका स्वास्थ्य जो होता है, उसका जो शरीर होता है, वो भी कैसा रहता है, एकदम स्वस्थ रहता है। मानसिक समस्याएं जिसमें आपका चिंता, अवसाद आदि शारीरिक बीमारियां जो होती हैं वो बढ़ सकती है। यानी अगर आपको मानसिक समस्या है, जैसे चिंता है, अवसाद है, तो इससे क्या हो सकता है, आपको शारीरिक बीमारियां बढ़ सकती है। इसी तरह शारीरिक बीमारी भी आपकी मानसिक स्थिति को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो ये थे आपके कुछ मुख्य बिंदु। अगर हम उसे उदाहरण से समझे तो परीक्षा के समय घबराहट से पेट दर्द या उल्टी होना, ये आपका क्या है, ये आपकी एक शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों को दर्शाता है। अधिक तनाव से नींद आना, ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि जो आपका मन है और जो शरीर है वो दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी इससे हमें ये पता चलता है उदाहरण से कि जो आपका मन और शरीर है वो अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है और दोनों ही मिलकर आपके शरीर से संबंधित है और कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं जैव मनोसामाजिक मॉडल की। तो जैव मनोसामाजिक मॉडल स्वास्थ्य को समझने का एक व्यापक तरीका है। इस मॉडल के अनुसार स्वास्थ्य 3 मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है आपका जैविक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है सामाजिक। अब इन तीनों घटकों को हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। पहला जो है आपका सामाजिक घटक, इसमें शरीर से संबंधित बातें आती हैं, जैसे आपका आनुवांशिकता हो गई है, ठीक है, शरीर की संरचना हो गई, और रोग और शारीरिक कमजोरी इसके अंदर क्या होती है, शामिल होती है आपके जैविक घटक में। उदाहरण से समझे तो यदि किसी व्यक्ति के परिवार में मधुमेह है तो उसे भी ये बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। यानी अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अंदर भी जो मधुमेह की जो समस्या है, जो बीमारी है, ये होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आपका जैविक उदाहरण है, ठीक है, जैविक घटक का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक घटक की। तो इसमें व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार शामिल होते हैं। सकारात्मक सोच सकारात्मक सोच स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। नकारात्मक सोच और तनाव बीमारी को बढ़ा सकते हैं। अगर उदाहरण से समझे तो जो व्यक्ति आशावादी होता है वह बीमारी से जल्दी ठीक हो जाता है। यानी मनोवैज्ञानिक घटक आपकी सोच, भावनाएं और आपके व्यवहार पर शामिल होता है। इसके अंदर आपकी सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच होती है। सकारात्मक सोच आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखती है, वहीं नकारात्मक सोच की बात करें तो इसमें आपका तनाव जो होता है वो आपकी बीमारियों को बढ़ा सकता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक घटक की। अगर हम सामाजिक घटक की बात करें तो सामाजिक घटक में अगर हम समझे तो इसमें व्यक्ति का जो सामाजिक वातावरण होता है ना, वो शामिल होता है, जैसे आपका परिवार, मित्र, समाज और आर्थिक स्थिति इसके अंदर आपकी क्या होती है, शामिल होती है। ये सभी आपके सामाजिक घटक के क्या है, बिंदु हैं। उदाहरण से समझे सामाजिक घटक को तो अच्छा पारिवारिक सहयोग और मित्रों का साथ व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं जैव मनोसामाजिक मॉडल का महत्व क्या है, यानी इस मॉडल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है। तो अगर हम इसके महत्व की बात करें इस मॉडल की, तो ये स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से समझने में हमारी मदद करता है। केवल दवाइयों से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक सुधार से भी इलाज हमारा संभव होता है। ये मॉडल डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो जैव मनोसामाजिक मॉडल हमें
क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छे से समझने में हमारी मदद करता है। और ये सिर्फ दवाइयों से नहीं संबंधित होता, बल्कि आपका मानसिक और सामाजिक सुधार से भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। और ये मॉडल डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की। तो जो आपका मन शरीर जो है, मन शरीर संबंध क्या दर्शाता है कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। वहीं जैव मनोसामाजिक मॉडल ये बताता है कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक पहलुओं का भी परिणाम है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने मन और सामाजिक संबंधों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी आपका मन शरीर संबंध हमें क्या बता रहे हैं कि आपकी जो मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गहराई से। और जैव मनोसामाजिक मॉडल है वो हमें ये बताता है कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक रूप से नहीं होता, बल्कि आपका मानसिक और सामाजिक पहलू भी उसके अंदर शामिल होते हैं। इसलिए अगर आपको स्वास्थ्य जीवन के लिए क्या करना होता है, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन और सामाजिक संबंधों का भी ध्यान रखना होता है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका चिंतन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए और चिंतन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व पर भारतीय परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। यानी आपकी जो चिंतन जो है, इसकी प्रकृति की व्याख्या करनी है और चिंतन के अलग अलग प्रकार बताने हैं, और व्यक्तित्व पर आपका जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है वो क्या है। तो चिंतन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समस्याओं का समाधान करता है, निर्णय लेता है और नए विचार उत्पन्न करता है। ये हमारे मस्तिष्क की वह प्रक्रिया है जो हमें अनुभव, ज्ञान और कल्पना के आधार पर काम करती है। चिंतन के माध्यम से हम किसी भी स्थिति का विश्लेषण करते हैं और सही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ठीक है, जो आपकी जो चिंतन जो है, चिंतन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी भी समस्या के बारे में कोई भी समाधान निकाल रहा है, निर्णय ले रहा है, नए विचार उत्पन्न कर रहा है। तो ये क्या है, आपका चिंतन है। और ये हमारे मस्तिष्क की वो प्रक्रिया होती है, वो क्रिया होती है जो हमें अनुभव, ज्ञान, कल्पना के आधार पर काम करती है। चिंतन के माध्यम से हम किसी भी स्थिति का क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चिंतन के कुछ ऐसी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये जानते हैं। तो अगर हम बात करें चिंतन की मुख्य विशेषताओं की, तो सबसे पहली विशेषता है आपकी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। चिंतन हमेशा किसी लक्ष्य या समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। जैसा आप सभी को पता है, मानसिक क्रिया क्या होती है, ये पूरी तरीके से मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें बाहरी गतिविधि की जरूरत आपको नहीं होती। अनुभव पे आधारित अगर हम बात करें, तो हमारे पिछले अनुभव जो होते हैं और जो ज्ञान होता है, वो सब क्या करते हैं, चिंतन को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, वो है समस्या समाधान से जुड़ा हुआ। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तब हमारी जो चिंतन की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद है रचनात्मकता। अगर रचनात्मकता की बात करें, तो चिंतन से हमारे नए विचार उत्पन्न होते हैं, नवाचार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। अब हम बात करते हैं चिंतन के प्रकार, यानी आपके जो चिंतन होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसमें जो प्रमुख जो प्रकार है वो कौन कौन से शामिल है। तो सबसे पहला प्रकार जो होता है आपका तार्किक चिंतन होता है, जिसमें व्यक्ति अपना जो लॉजिक है उसका उपयोग करता है। इसमें व्यक्ति के जितने भी तथ्य होते हैं, यानी फैक्ट्स जो होते हैं आपके, तर्क के आधार पर वो क्या करता है, सोचता है। ये वैज्ञानिक और गणितीय समस्याओं के समाधान में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका रचनात्मक चिंतन। इसमें व्यक्ति अपने नए और अनोखे विचारों को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसमें आपका कला हो गया, साहित्य हो गया, नवाचार हो गया। नवाचार में इसका जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। उसके बाद है आपका आलोचनात्मक चिंतन। इसमें व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर गहराई से क्या करता है, विश्लेषण करता है, यानी एनालाइज करता है, और सही गलत का फिर वो क्या करता है, निर्णय लेता है। फिर है आपका अमूर्त चिंतन। इसमें व्यक्ति ऐसे विचारों के बारे में सोचता है जो आपको सीधा नहीं दिखते। ठीक है, यानी इसमें आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं भावनाओं से संबंधित होता है, जैसे आपका प्रेम हो गया, न्याय हो गया और स्वतंत्रता हो गई। ये सारे आपके अमूर्त चिंतन में आते हैं, जिसको हम सिर्फ विचारों में सोचते हैं, ये डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं देते। उसके बाद है आपका संग्राहक चिंतन। इसमें व्यक्ति का सही उत्तर तक पहुंचने का इसमें वो क्या करता है, प्रयास करता है। फिर है आपका विस्तारक चिंतन। इसमें व्यक्ति संभावित उत्तरों को क्या करता है, अपने विचारों से खोजता है।
ठीक है, तो ये थे आपके अलग अलग प्रकार चिंतन के। अब हम बात करते हैं जो आपका व्यक्तित्व है उसके ऊपर भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है। तो अगर हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करें यानी इंडियन प्रोस्पेक्टिव की बात करें आपकी पर्सनालिटी को लेके, तो व्यक्तित्व को केवल बाहरी रूप से बाहरी व्यवहार से नहीं बल्कि उसके आंतरिक गुणों और आत्माओं से जोड़ा जाता है। यह व्यक्तित्व का संबंध यहाँ व्यक्तित्व का संबंध आपके मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से होता है। अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें यानी इंडियन फिलॉसफी की बात करें, तो इसके अंदर आपके जो व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें अलग-अलग सिद्धांत दिए गए हैं, यानी आपके अलग-अलग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आपके इंडियन फिलॉसफी में आपकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए। तो पहला जो आपका सिद्धांत है वो कौन-सा है? त्रिगुण सिद्धांत है, जिसके अंदर आप स्वतत्व की बात करें तो इसमें आपकी शुद्धता, ज्ञान और शांति का इसमें गुण शामिल होता है। फिर है आपका रजस, रजस के अंदर क्या होता है कि क्रियाशीलता, इच्छा और ऊर्जा शामिल होती है। फिर है आपका तामस, इसके अंदर आपका अज्ञान, आलस, निष्क्रियता का गुण शामिल होता है। तो हर व्यक्ति में ये 3 जो गुण होते हैं वो अलग-अलग मात्रा में होते हैं, जो उसके व्यक्तित्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये था आपका त्रिगुण सिद्धांत। अब हम बात करते हैं पंचकोश सिद्धांत की। अगर हम पंचकोश सिद्धांत की बात करें तो इसके अनुसार व्यक्तित्व के अंदर 5 ऐसे स्तर होते हैं यानी 5 ऐसे कोश होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से होते हैं? पहला है आपका अन्नमय कोश, जिसमें आपकी शारीरिक जो स्तर जो होता है उसको दर्शाया जाता है। फिर है आपका प्राणमय कोश, जिसमें आपकी ऊर्जा स्तर को बताया जाता है। फिर है आपका मनोमय कोश, जिसमें आपकी मानसिक स्तर को दर्शाया जाता है। फिर है आपका विज्ञानमय कोश, जिसमें आपकी बुद्धि स्तर को दर्शाया जाता है। फिर आखिरी जो है आपका वो है आनंदमय कोश, जिसमें आपका आत्मिक स्तर शामिल होता है। तो ये था भारतीय दर्शन के अनुसार आपका पंचकोश का सिद्धांत। इसके साथ-साथ अब हम बात करते हैं आत्मा का महत्व। तो अगर हम आत्मा के महत्व की बात करें भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, तो भारतीय दृष्टिकोण में आत्मा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है? व्यक्तित्व का अंतिम उद्देश्य आत्मा की पहचान और आत्म साक्षात्कार इसमें दिया गया है। फिर है आपका समग्र दृष्टिकोण। भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व के समग्र रूप से देखा जाता है। परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व को समग्र रूप में देखा जाता है, जिसमें आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक यानी आपके सभी प्रकार के जो पहलू होते हैं वो शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो चिंतन एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसके विभिन्न प्रकार हमें अलग-अलग परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। वहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य जो है वो व्यक्तित्व को एक व्यापक और गहरे रूप में समझाता है, जिसमें आत्मा और आंतरिक विकास को विशेष महत्व दिया जाता है।